नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष पर देश का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। मेरे साथ प्रीति हैं, सुमेरा हैं और प्रतिमा हैं। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर है देश की सियासत से जुड़ी, सियासत पर असर डालने वाली ये ब्रेकिंग न्यूज दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की याचिका आज खारिज कर दी। कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की शिकायत की थी। कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट के इनकार के बाद विपक्षी दलों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। ये ऑपोजिशन के लिए बड़ा झटका है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी के लिए अलग प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो यह कि नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते, अलग नियम कायदे नहीं बनाए जा सकते नेताओं के लिए। नेताओं की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अलग नहीं हो सकती, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते, यह क्लियर किया गया। कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान एजेंसीज के पास है, एजेंसियों के पास गिरफ्तारी की शक्तियां हैं। राजनेता आम आदमी से बढ़कर नहीं है, उनके लिए अलग कानून नहीं हो सकते, यह क्लियर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, यानी कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह बताया है कि नेताओं के लिए, अलग अलग पार्टीज के नुमाइंदों के लिए कोई अलग कानून नहीं हो सकता, अलग नियम नहीं हो सकता, और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। देखिए समीर, साफ तौर पर सीजीआई ने यह कहा कि जब कोई इंडिविजुअली आता है, यानी कोई व्यक्तिगत तौर पर आएगा कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ एजेंसियां गलत कर रही हैं या उन्होंने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तब तो ऐसे मामले में आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल 14 पार्टियां आकर के ये कहती हैं कि उनके खिलाफ 124 मामलों में से 118 मामले सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ सरकार ने जानबूझकर प्रत्यारोपित कराए हैं। तो ऐसी स्थिति में सीजीआई ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं जारी कर सकते, हम किसी भी तरह से अलग से नेताओं को संरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई है वो सभी के लिए बराबर की गई है, सभी के अधिकार बराबर हैं। और आप जिस तरह की मांग लेकर आए हैं वो बिल्कुल अलग है। इस मामले में कोर्ट कोई आदेश नहीं जारी कर सकता, ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जी समीर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए साफ तौर पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, डिटेल्स आगे आपके साथ हम लेंगे। और फिलहाल शुक्रिया। इधर खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। विपक्ष का पर्दाफाश हो गया है, अनुराग ठाकुर का कहना है। भ्रष्टाचार पर एक्शन होने पर सड़क पर उतरते हैं, सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं। उस याचिका के खारिज होने के बाद अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व कर रही है, आगे उन्होंने कहा है। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का अधिकार है जांच करना, उसमें सहयोग करें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समय रहते हो। विपक्ष की याचिका खारिज होने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष को कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, ये कहा ओवैसी ने। बीजेपी से आप ऐसे राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये वो तरीका ही गलत था। आपको ये अपोजिशन पार्टी से सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। राजनीति पॉलिटिक्स इस तरह नहीं करते। आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया,
अब ये बोलने के लिए कि देखिए हम तो सही काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को खारिज कर दिया। राजनीति ऐसा नहीं करते, बीजेपी के खिलाफ ऐसा राजनीति नहीं कर सकते आप। खासतौर से नरेंद्र मोदी जब बीजेपी को लीड कर रहे हैं, वो शुरू से ये फैसला यही नतीजा आने वाला था। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना कि इस तरह से बीजेपी के साथ राजनीति नहीं की जा सकती, ये मुद्दा दे दिया गया है। हमारे साथ पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, इसे एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा सकता है। विपक्षी एकता में जो मुद्दा वो उठाना चाहते थे कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एजेंसी से इस्तेमाल कर उसके खिलाफ, क्योंकि ये पूरा मामला है, तो अब वो उस मुद्दे को नहीं भुना सकते उस तरह से। जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए यहाँ पर जो याचिका दाखिल हुई थी, ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दल एक मुद्दा बनाना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल मौका नहीं दिया उन्हें कि इस मामले में कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाया जाए और सरकार पर सीधे तौर पर इस मामले में हमला किया जाए कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जानबूझ करके आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आपके लिए कोई अलग कानून नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके लिए प्रोसीजर एक ही है। एक तरह से इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये याचिका सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश में कानून है तो ऐसी स्थिति में आप जो याचिका हमारे पास लेकर आए हैं उसमें इंडिविजुअल अधिकारों के हनन की बात जो सीधे तौर पर की जा रही है वो सबके मामले में नहीं की जा सकती है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था और सुप्रीम कोर्ट ने विकल्प दिया कि आप इस याचिका को वापस ले लीजिए। तब उन्होंने याचिका को वापस लिया और साथ ही ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि एजेंसियों के मामले में जो उसकी शक्तियां हैं एजेंसियां की, वो कर्टल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। जी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया, याचिका वापस ले ली गई और जो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही थी वो ऐसा नहीं लगता है कि इस आधार पर बन पाएगा। बढ़ते आगे और रुक कर लेते वॉरजोन से आ रही बड़ी खबरों का। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रूस की ओर से धमकी दे दी गई है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फिनलैंड को जंग की चेतावनी दे दी है। फिनलैंड की वजह से रूस यूक्रेन जंग अब और भड़केगी। नेटो लगातार रूस विरोधी नीति को बढ़ावा दे रहा है। फिनलैंड की सजा पड़ोसी देशों को भुगतनी होगी, ये सर्गेई शोइगु का बयान। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की पहल के चलते ये जंग छिड़ी, लेकिन रूस की चेतावनियों को नजरअंदाज करके फिनलैंड आधिकारिक रूप से नाटो में शामिल हो चुका है। फिनलैंड अब नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड के इस कदम से रूस भड़का हुआ है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फिनलैंड को हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि फिनलैंड को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। फिनलैंड की वजह से रूस यूक्रेन की जंग और भीषण होगी। पड़ोसी नाटो देशों को भी अंजाम भुगतना होगा। नाटो लगातार रूस विरोधी काम कर रहा है, इससे यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबे बॉर्डर साझा करता है। फिनलैंड की नाटो सदस्यता से नाटो के लिए रूस की घेराबंदी करना आसान हो जाएगा, तो वहीं रूस को अपनी सुरक्षा का खतरा सता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की तरह पुतिन फिनलैंड पर हमला करेंगे? अगर पुतिन ने ऐसी गलती की तो अपने नाटो सदस्य देशों को बचाने के लिए नाटो जंग में उतर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और वहीं बेलारूस भी सेंटर पॉइंट बनता नजर आ रहा है। बेलारूस में पुतिन की एटमी तैयारी दिखी। न्यूक्लियर वेपन पर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा खुलासा। स्कैंडर ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेज दिया गया है। बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। न्यूक्लियर मिसाइल और टैक्टिकल वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है यहां पर सैनिकों को। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बावजूद नाटो ने जो कुछ किया उससे पुतिन का भड़कना लाजमी है। पुतिन की चेतावनी के बावजूद फिनलैंड को नाटो सदस्यता दी जा चुकी है, जिसके जवाब में बेलारूस ने रशिया में कुछ ऐसा किया जिसका साफ मतलब है पुतिन नाटो को जबरदस्त जवाब देने के लिए परमाणु हमले का मन बना चुके हैं। 25 मार्च को पुतिन की एटमी धमकी के जवाब में रूस ने बेलारूसी जवानों की न्यूक्लियर वेपन ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि स्कंदर ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेजा जा चुका है। बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन से लैस एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। न्यूक्लियर मिसाइल से लैस स्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बेलारूस में तैनात। फिनलैंड के नाटो सदस्यता पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पुतिन को शुक्रिया जिनकी वजह से नाटो सदस्यता में विस्तार हुआ। रूसी अटैक से बचने के लिए फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। मॉस्को में 5 और 6 अप्रैल को दोनों की मीटिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही है। सर्वोच्च राज्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे लुकाशेंको। फिनलैंड और यूक्रेन पर रणनीति बनाने की दोनों नेताओं की तैयारी है। बेलारूस में एटमी वेपन की तैयारी का ऐलान कर चुके हैं पुतिन। क्या पुतिन कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? जब जब पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई तब तब रूस यूक्रेन जंग और विध्वंसक हुई है। आज एक बार फिर इन दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड नाटो सदस्यता ले चुका है और फिनलैंड बॉर्डर पर नाटो फोर्स की तैनाती का रास्ता साफ हो चुका है। पुतिन किसी भी सूरत में नाटो के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहते। आज मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात करेंगे लुकाशेंको। मॉस्को में 5 और 6 अप्रैल को होगी दोनों की मीटिंग। फिनलैंड और यूक्रेन पर रणनीति बनाएंगे दोनों नेता। सर्वोच्च राज्य परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे लुकाशेंको। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती जग जाहिर है। बेलारूस से कीव की दूरी महज 84 किलोमीटर है। अपनी साख बचाने के लिए पुतिन बेलारूस के जरिए कीव पर न्यूक्लियर अटैक करने का फैसला कर लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस मीटिंग के बाद पुतिन क्या करेंगे इस पर सभी की नजर है। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद एक्शन में है पुतिन। पुतिन ने बुलाई है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। फिनलैंड और यूक्रेन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुतिन करेंगे आज की ये बैठक। कीव पर कब्जे का पुतिन का सपना अभी अधूरा है। जंग में मिली असफलता को छिपाने के लिए रूस ने 4 यूक्रेनी प्रांतों को रूस में मिलाने का ऐलान किया, लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस के सामने नाटो की बड़ी चुनौती बन गया है। पुतिन को उन 4 प्रांतों पर पकड़ कमजोर होने का भी डर सता रहा है, जिनका जनमत संग्रह के जरिए पिछले साल रूस में विलय किया गया था। इनमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन शामिल है, जिसके चलते पुतिन ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन संबोधित करेंगे। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की आज बड़ी बैठक बुलाई है। फिनलैंड की नाटो सदस्यता के बाद पुतिन ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। जब बड़ा फैसला करना होता है तभी इस तरह की बैठक बुलाई जाती है। फिनलैंड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में फिनलैंड पर अटैक करने पर मुहर लग सकती है। यूक्रेन जंग को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर नया निर्णय ले सकते हैं। ज़पोरिज़िया और खेरसोन को लेकर बैठक में चर्चा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में हुई थी मीटिंग। यूक्रेन की 92nd ब्रिगेड का रूसी काफिले पर हमला देखा गया है। वॉर जोन में आगे बढ़ रही रूसी फोर्स पर रॉकेट दागे गए। यूक्रेन के हमले के बाद पीछे हटी रशियन फोर्स। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रही है। जमीन हो या आसमान, हर तरफ से बारूदी बारिश हो रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना भी रूसी हमलों का लगातार जवाब दे रही है। रूसी सेना पर काउंटर अटैक कर रही है। वॉर जोन में आगे बढ़ रही है रूसी सेना पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि कैसे रशियन फोर्स हथियारों के साथ साथ आगे बढ़ रही है। रूसी बटालियन में 15 से 20 सैनिक नजर आ रहे हैं। तभी यूक्रेनी सेना की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। यूक्रेनी सेना के बैक टू बैक रशियन काफिले पर रॉकेट दागी जाती है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले के बाद रूसी काफिले में अफरा तफरी मच जाती है। रूसी सेना जान बचाने के लिए इधर उधर भागती हुई नजर आ रही है। भागते हुए रूसी सैनिकों पर भी यूक्रेनी सेना ने रॉकेट से हमले कर दिए। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसके हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ है। कई रूसी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। यूक्रेन में पश्चिमी टैंक को तबाह करने की तैयारी में रूस है इस वक्त, और कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर का परीक्षण शुरू हो गया है। यूक्रेन में एंटी टैंक मिसाइल से लैस 4 मार्कर तैनात किए गए हैं। टैंक बख्तरबंद गाड़ियों और कंक्रीट बंकरों को तबाह करेगा, और यूक्रेन को अब्राम्स लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं। यूक्रेन जंग में रूस की सबसे विध्वंसक मिसाइल की एंट्री। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर से यूक्रेन में दहशत। पश्चिमी टैंक को तबाह करने की तैयारी में रूस। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रहे हाईटेक टैंकों को तबाह करने के लिए रशिया ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को यूक्रेन में तैनात करने का फैसला किया है। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर के सफल परीक्षण के बाद 4 मार्कर मिसाइलें जल्द ही यूक्रेनी बैटल ग्राउंड में नजर आएंगी। एक नजर मार्कर मिसाइल की खासियत पर। मार्कर मिसाइल की रेंज 100 से 5500 मीटर है।
इसे रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। अब्राहम्स, लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंक के लिए इस मिसाइल के सामने टिकना आसान नहीं होगा। खबर है कि जर्मनी और ब्रिटेन में लेपर्ड और चैलेंजर टैंकों ने रशियन फोर्स में खलबली मचाई हुई। जल्द ही अमेरिकी अब्राहम्स यूक्रेनी फोर्स में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके जवाब में रशिया ने कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर को जंगी मैदान में उतारने का फैसला किया है। ब्लैक सी से विध्वंसक अटैक की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन के साउथ कमांड का रूस को लेकर ये बड़ा दावा। ब्लैक सी में भारी संख्या में वॉरशिप तैनात कर रहा है रूस, ये भी यूक्रेन ने कहा है। काला सागर में अभी रूस के 6 मिसाइल कैरियर समेत 15 वॉरशिप तैनात हैं। रूस अब यूक्रेन पर फाइनल प्रहार करने की तैयारी शुरू कर चुका है। रूस सेना ने यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर लिया है। जल, जमीन और आसमान से अटैक के लिए हथियार तैनात कर दिए हैं। रूस ने समंदर में जंगी जहाजों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए ब्लैक सी में और वॉरशिप तैनात कर रहा है। ब्लैक सी में रूस के सबमरीन और वॉरशिप की संख्या में अचानक बढ़ोतरी। ब्लैक सी से यूक्रेन की घेरेबंदी की तैयारी में रूस की नेवी। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइल से लैस शिप। रूस के अभी 6 मिसाइल कैरियर समेत 15 वॉरशिप तैनात। ब्लैक सी में कैलिबर मिसाइल को तैनात कर रहा है रूस की वॉरशिप पर 40 कैलिबर मिसाइल तैनाती की रणनीति। यूक्रेन को रूस की ओर से बड़े हमले की चिंता सता रही है। उसने ब्लैक सी में रूसी सैन्य जमावड़ा बढ़ाने की बात कही है। इसमें मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम रूसी जहाज भी शामिल है। रशियन मूवमेंट पर यूक्रेनी फोर्स की नजर है। बाखमुत के औद्योगिक इलाके में वैगनर ग्रुप का बड़ा हमला देखा गया। यहाँ खंडर की आड़ लेकर वैगनर ग्रुप की यूक्रेनी फोर्स पर फायरिंग हुई है। बाखमुत में एजोम प्लांट के पास वैगनर ग्रुप की फायरिंग। पूर्वी यूक्रेन के बाखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। बाखमुत के वीरान पड़े शहर में वैगनर लड़ाकों और यूक्रेनी जवानों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। बाखमुत के खाली पड़े रिहायशी इलाके में कब्जे के लिए वैगनर के लड़ाकों और यूक्रेनी लड़ाकों के बीच ऐसी जंग की तस्वीर पहले नहीं देखी गई। रूस के लिए युद्ध लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बाखमुत में अजोम प्लांट के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी की। वैगनर लड़ाके घर में छिपकर यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स और उनके सैन्य इक्विपमेंट पर तबाह कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से बाखमुत पर कब्जे की जंग चल रही है। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। रूस के हमले से बाखमुत पूरी तरह तबाह हो चुका है और बाखमुत के अधिकांश इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। बाखमुत के 90% इलाके पर वैगनर और रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। रूस जल्द से जल्द बाखमुत पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। बाखमुत की जंग रूस के लिए कई मायने में काफी अहम है, क्योंकि खेरसोन से पीछे हटने के बाद रूस के लिए बाखमुत जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ के हालात बता रहे हैं कि ये वॉर फ्रंट भी पुतिन के लिए आसान नहीं है। और फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद रूस की बड़ी धमकी सामने आई। रूस की सुरक्षा को खतरा हुआ तो कड़े कदम उठाएंगे। नाटो देश फिनलैंड में सेना और हथियार न भेजें, यह कहा गया है रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से। फिनलैंड की मदद करने पर बॉर्डर पर सेना भेज दी जाएगी, ये कह रहा है रूस। फिनलैंड की नाटो सदस्यता से रशिया में खलबली मची है। रूसी विदेश मंत्रालय ने नाटो के लिए नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वो फिनलैंड में सेना और हथियार न भेजे। अगर नाटो ने ऐसा किया तो पलटवार में रशियन आर्मी बॉर्डर पर मोर्चा संभालेगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने से रूस की सुरक्षा को खतरा न हो। नाटो के देश नए सदस्य फिनलैंड में अपनी सेना न भेजे। फिनलैंड में नाटो किसी तरह का हथियार भी न भेजे। ऐसा हुआ तो फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस सेना तैनात करेगा। नाटो रूस को किसी तरह से भड़काने की कोशिश न करे। हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। फिनलैंड वो नाटो देश बन चुका है जिसकी सबसे लंबी बॉर्डर रूस के साथ साझा होती है। ऐसे में पुतिन को डर सता रहा है कि फिनलैंड की आड़ में नाटो किसी भी वक्त अपनी फोर्स को रशियन बॉर्डर पर तैनात करके उसके लिए चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि नाटो महासचिव जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने कहा है कि फिनलैंड की सहमति के बिना नाटो अपने सैनिकों को रशियन बॉर्डर पर नहीं भेजेगा। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस के छापे के बाद हिंसक झड़प हुई, जिसमें 14 लोग घायल हुए।
इजराइल और फिलिस्तीन फिर आमने सामने है। इजरायली पुलिस ने तड़के अल अक्सा मस्जिद पर छापा मारा। दरअसल आरोप है कि पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में रमजान की नमाज के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। हमास ने लोगों से मस्जिद मार्च की अपील की थी। पुलिस का आरोप है कि कल अक्सा मस्जिद के अंदर प्रदर्शनकारी लाठी डंडे, पत्थर और पटाखों के साथ जमा हो गए। छापे के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष में 14 लोग घायल हुए। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजरायली पुलिस ने स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, जबकि इजरायली पुलिस का आरोप है कि मस्जिद के अंदर से प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर मारे, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। झड़प के बाद गाजा पट्टी से इजराइल के 9 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 5 को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जबकि 4 खुले मैदान में गिरे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के लिए हमास को जिम्मेदार माना जा रहा है। हमास ने इजराइल को धमकी दी है कि मुस्लिम धार्मिक केंद्रों पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ताइवान के राष्ट्रपति के दौरे से भड़के चीन ने ताइवान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने ताइवानी राष्ट्रपति टाइस इंग वेन को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। चीन की धमकियों को दरकिनार करते हुए ताइवानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की और मुद्दों पर उनसे चर्चा की। मुलाकात की खबर जैसे ही मीडिया में आई, चीन भड़क गया और ताइवानी राष्ट्रपति को धमकी दी। साथ ही चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अमेरिका से अलग रहें, वरना महंगा पड़ जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन न करे। ताइवान हमारा हिस्सा है और इस मामले में बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यहाँ तक कह दिया कि उकसावे का जवाब जरूर देंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ताइवानी राष्ट्रपति अभी 10 दिन की यात्रा पर सेंट्रल अमेरिका गई हैं। इसी बीच चीन की नेवल फ्लीट ने एक बार फिर ताइवान के पास पेट्रोलिंग के बहाने सैन्य तैनाती बढ़ाई है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के युद्धपोतों का मोमेंट रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन के अमेरिका दौरे से चीन भड़का हुआ है। हनुमान जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने शांति भंग करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए। रामनवमी के मौके पर देश में कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कल हनुमान जयंती है और देश भर में हनुमान जयंती शांति से मनाई जाए, इसे लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की सलाह दी है। एडवाइजरी में उन सभी फैक्टर्स पर नजर रखने को कहा गया है जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से पूछा है कि हनुमान जयंती को देखते हुए राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को हनुमान जयंती के मौके पर शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो, जो संवेदनशील इलाका हो, जहां धारा 144 लागू है, वहां से जुलूस न निकले। हनुमान जयंती को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। देश के कुछ इलाकों में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जमाते उलेमाए हिंद के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने टीवी 9 को इस मुलाकात के मुख्य मुद्दों की जानकारी दी। ये पहला समझ लिया एक आइस ब्रेकिंग सेशन में इसे कहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बात थी कि सरकार कुछ बोल नहीं रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। हमने सरकार को बुलवाने की कोशिश की कि कुछ तो बोलें। कितने कामयाब हुए? तो आप देखेंगे कि इसीलिए हमने सारे बिंदुओं को ऑन रिकॉर्ड रखा है कि कुछ हमने छिप बात नहीं की। तो 14 बिंदुओं पे बात हुई और उनमें जो बातें हुई आप उससे अंदाज़ा कर लेंगे कि कितने कामयाब हुए। तो सबसे पहला ये रामनवमी के ज़माने में जो ये चल रहा है, यही मसला है, बहुत ही हॉट है। पूरे इंटरनेशनल सतह पे अब OIC के बीच में कूद पड़ने की वजह से इसका वो होगा। यही हमारा कंसर्न था कि जहाँ कुछ एक बात है, एक हम एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करके, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे चलाकर, कितने भी सड़क पे उछल कूद कर जो कुछ हासिल करते हों, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। इस कंसर्न को हमने उनके सामने रखा, उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर दिख रहा है।
रामबन जिले के बनिहाल की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में आतंकियों के ठिकाने का पता लगा। सुरक्षा बलों ने ठिकाने से भारी मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद बरामद किया, जिसमें 52 mm कार्मोटार्बन भी शामिल है। बरामद हथियारों का जखीरा देखकर लगता है कि आतंकियों ने बड़ी वारदात की प्लानिंग की थी। बनिहाल के जमलवान क्षेत्र में आतंकियों के इस अड्डे से कौन कौन से हथियार मिले, उस पर नजर डालिए। 256 7.62 mm कारतूस, 36 खाली कारतूस, 5 AK-47 मैगजीन, 34 9 mm के कारतूस, 1 9 mm का खाली कारतूस, 2 9 mm की खाली मैगजीन, 4 डेटोनेटर, 2 फीट के कार्टेक्स वायर। इसके अलावा 1 चाकू, 1 लालटेन, 1 केरोसिन लैंप, 1 टेप रिकॉर्डर, 1 वॉकमैन, 5 ऑडियो कैसेट, 1 घड़ी, 2 पुराने बैग आई कार्ड, LMG एम्यूनेशन बेल्ट बैग भी बरामद हुआ है। जाहिर है आतंकी किसी बड़ी तैयारी के साथ यहाँ छिपे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। केरल ट्रेन आगजनी मामले में महाराष्ट्र ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। ATS ने आरोपी शाहरुख सैफी को रत्नागिरी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। केरल ट्रेन अग्निकांड में महाराष्ट्र ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र ATS ने रत्नागिरी के रेलवे स्टेशन से कल देर रात अरेस्ट किया है। शाहरुख की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र ATS और सेंट्रल इंटेलिजेंस की ज्वाइंट टीम ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहरुख सैफी दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। शाहरुख वारदात के बाद से ही फरार था। पुलिस को एक दिन पहले शाहरुख की लोकेशन रत्नागिरी में ट्रेस हुई थी। वह सिर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए रत्नागिरी सिविल अस्पताल आया था। केरल में ट्रेन की बोगी को आग लगाने के बाद नीचे उतरते वक्त गिरने के कारण वह घायल हो गया था। केरल पुलिस के जांच के दौरान कुछ मोबाइल नंबर सामने आए थे, इसमें एक नंबर संदिग्ध था। उसके बाद पुलिस उस नंबर की जांच करते करते आरोपी शाहरुख सैफी तक पहुँच गयी। रात में 1:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली कि ये संदिग्ध जो है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के पास छुपा है। तो उसके बारे में वहाँ पे जाके हमने जब छानबीन की, वहाँ पे तलाशी ली, वहाँ पे हमने उसको ताबे में लिया। ट्रेन में आगजनी की घटना 2 अप्रैल की है, जिसमें किसी ने ट्रेन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आगजनी जिसमें 9 लोग झुलस गए थे, जबकि 3 के शव वहां पटरियों पर मिले थे। इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या में शामिल लोगों को कोड नेम दिए गए थे। अतीक अहमद को बड़े का नाम दिया गया था। अतीक के बेटे असद को राधे कोड वर्ड दिया गया था। सभी शूटर्स को अलग अलग कोड नेम दिए गए थे। बातचीत में नाम के बदले कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। शूटर गुड्डू मुस्लिम को चिकन नाम दिया गया था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड में शामिल जितने भी लोग थे, जो इस साजिश में शामिल लोग थे, उन सभी को कोड वर्ड दिए गए थे और उसी नाम से उन्हें पुकारा जाता था ताकि ये पकड़ में ना आए। लेकिन इस बात का खुलासा पुलिस की तहकीकात में हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रीति, और इस हत्याकांड में शामिल कुछ और लोगों के नाम को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल की जो हत्या की जो साजिश रची गई थी, वो लगभग जब उमेश पाल की हत्या हुई उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले रची गई थी। और सभी लोगों को, जो लोग इसमें शामिल थे, सभी लोगों को एक कोडवर्ड दिया गया था। और ये पूरा जो कोडवर्ड जो दिया गया था, वो अतीक का जो छोटा बेटा था, उसने ये पूरे कोडवर्ड जो थे वो तैयार किए थे। और सभी को, जब उमेश पाल की हत्या की गई थी, उससे पहले सभी को आईफोन भी प्रोवाइड करवाए गए थे। और आईफोन के जरिए कहा गया था कि आईफोन से ही लोग बात करेंगे और एक ऐप के जरिए बात किए जाएंगे। और जो भी लोग इस पूरी हत्याकांड में शामिल थे, वो लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। जो कोडवर्ड दिए गए थे, वो उस कोडवर्ड को यूज़ किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो अतीक अहमद जो जेल में, साबरमती जेल में बंद है, उसको बड़े का नाम दिया गया था। और उसका जो भाई है अशरफ, जो बरेली जेल में बंद है और जहाँ से पूरी जो साजिश है वो रची गई थी, उसको, उसका जो कोडवर्ड था, उसको बड़े मियाँ का नाम दिया गया था, जो कोडवर्ड दिया गया था। शाइस्ता को गॉड मदर का क्या कहते हैं कोडवर्ड दिया गया था। लेकिन इससे ये साबित हो रहा था कि जब वो लोग आपस में बात करेंगे तो किसी महिला से बात करेंगे। इसी वजह से उसका जो कोडवर्ड है वो बाद में चेंज कर दिया गया था और उसके बाद उसको साई कृपा करके एक कोडवर्ड शाइस्ता को दिया गया था। असद जो उसका सबसे छोटा बेटा था, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है और जिसने खुलेआम फायरिंग की थी, जिसका CCTV फुटेज भी आया था, उसको जो है वो राधे का कोडवर्ड दिया गया था। तो इस तरीके से पूरा जो कोडवर्ड है वो पूरा तैयार किया गया था। तो इस मामले में किस तरीके से पूरी साजिश रची गई और उसमें आईफोन का इस्तेमाल किया गया, ये खबर हमने पहले बताई। लेकिन अब कोडवर्ड को लेकर खुलासा हो रहा है कि अलग अलग नाम दिए गए थे ताकि पता ना चल सके कि किसका जिक्र हो रहा है इस पूरी साजिश के दौरान। शुक्रिया प्रीति।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कवर्धा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक प्रेमी ने प्रेमिका से बदला लेने के लिए बारूद से भरा मौत का तोहफा भेज दिया। छत्तीसगढ़ के करवथा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने बदला लिया। प्रेमिका की शादी में प्रेमी ने बारूद से भरा होम थिएटर गिफ्ट किया था। शादी के 3 दिन बाद जब दूल्हे और उसके भाई ने होम थिएटर का कनेक्शन लगाने के बाद उसे ऑन किया तो उसमें विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि घर का छप्पर पूरी तरह से फट गया और दीवार गिर गई। पुलिस ने आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस घटना को जहां प्रेमी के बदले की कहानी के तौर पर पेश कर रही है, वहीं भाजपा नेता आशंका जता रहे हैं कि ये नक्सली वारदात है, जिस पर पुलिस पर्दा डाल रही है। ब्लास्ट में आईडी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने नक्सल कनेक्शन से इनकार किया है। पुलिस मृतक के घर वालों, नवविवाहिता के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। इधर फोरेंसिक टीम जो सैंपल लेकर गई, उसकी रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है, जबकि भाजपा ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली में आज किसान मजदूर संघर्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसान और मजदूर शामिल हुए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसान और मजदूर अपनी 13 मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। इन मांगों में बेरोजगारी, एमएसपी गारंटी कानून, फॉरेस्ट एक्ट को सही से लागू करने, निजीकरण बंद करने, किसानों की खुदकुशी रोकने और लेबर कोड निरस्त करने समेत 13 मांगों को पूरा करने की मांग सरकार के सामने रखने का फैसला हुआ। एक तो है किसान का मांग है जो एमएसपी देना चाहिए, उसको गारंटी होना चाहिए, सरकार को फसल खरीदना चाहिए, ये है। उसके बाद मजदूर का 4 लेबर कोड वापस लेना चाहिए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, बेरोजगार को काम के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। रैली का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से किया है। रैली में देश भर से पहुंचे किसानों की शिकायत थी कि सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। जल्दी अपनी मांगों को लेकर देश भर से पहुंचे इन किसानों और मजदूरों ने एक नया आंदोलन शुरू करने की भी सरकार को चेतावनी दी। जम्मू में शिवसेना ने मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। इसके लिए पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों का अध्याय हटाए जाने के बीच अब जम्मू कश्मीर में मुगलों से जुड़ी जगहों के नाम बदले जाने की मांग उठने लगी है। प्रतिष्ठित स्थलों पर मुगलई छाप, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जम्मू में मुगल रोड का नाम महाराजा गुलाब सिंह के नाम से रखे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत भी लिखा। जम्मू में भी शिवसेना ये मांग कर रही है कि मुगल रोड का नाम जल्द से जल्द बदला जाए और उसके चलते गृह मंत्री अमित शाह को शिवसेना जम्मू विंग की तरफ से यहाँ पर लेटर जो है वो भी लिखी गई है और डिमांड की जा रही है मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह के नाम से रखा जाए। शिवसेना ने एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के अध्याय हटाए जाने का स्वागत भी किया है। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बिहार हिंसा की एनआईए जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। हिंसा पर सीएम ने विधानसभा में जवाब क्यों नहीं दिया, ये बीजेपी लगातार पूछ रही है। कानून व्यवस्था पर सीएम चुप क्यों है? दंगाइयों को बचाया जा रहा है, हिंदुओं पर ही एक्शन लिया जा रहा है। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा की आज फिर विधानसभा में दिखाई दी। सदन के शुरू होते ही हंगामा होने लगा। बीजेपी ने बिहार में हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। महोदय, पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है। पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। महोदय, सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया और नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद करने का आरोप लगाया। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सदन में विपक्ष क्या कर रहा है ये जनता देख रही है। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है और जवाब नहीं सुनता। इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं और ये आज की बात थोड़े है। महोदय, आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे
अव्यवस्था फैलाएंगे और सरकार के कहने की बारी आएगी तो बाहर चले जाएंगे। बीजेपी ने राज्य में हुई हिंसा पर सीएम नीतीश से सदन में जवाब की मांग की है। और रामनवमी के दौरान देश के कुछ इलाकों में हुई झड़प को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन ने बयान जारी किया, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस पर पलटवार किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ये उनकी सांप्रदायिक सोच दिखाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ओआईसी सेक्रेटेरिएट का बयान उनके कम्युनल माइंडसेट और भारत विरोधी एजेंडा को दिखाता है। दरअसल ओआईसी ने रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को मुस्लिमों पर संगठित हमला बताया था। ओआईसी ने कहा था कि भारत में रामनवमी पर हिंसा के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जो बेहद चिंताजनक है। ओआईसी महासचिव की चिट्ठी में बिहार के बिहार शरीफ में हुई हिंसा का जिक्र किया गया। ओआईसी ने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का उदाहरण बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। ओआईसी के बेबुनियाद आरोप को भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत विरोधी एजेंडा बताया। भारत ने कहा कि ओआईसी भारत विरोधी ताकतों के प्रभाव में आकर अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इस संगठन में पाकिस्तान की अहम भूमिका है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की चालबाजी को लेकर अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने ये सख्त संदेश पहले ही चीन को दे दिया था। अब अमेरिका ने भी भारत के हिस्से पर नापाक नजर रखने वालों पर पलटवार किया है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अहम हिस्सा बताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिया पियरे ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को लंबे वक्त से भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता रहा है। हम इलाकों का नाम बदलकर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने की किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। ये चीनी प्रोपेगेंडा की कोशिशों पर सख्त तमाचे की तरह है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का मानचित्र दिखाते हुए उनके नए नाम जारी किए थे। चीन अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना दावा करता है। भारत ने चीन को सख्त जवाब देते हुए कहा था कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और मनगढ़ंत नाम रखने पर यह हकीकत बदल नहीं जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी कोशिश की है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। फिल्म आदि पुरुष के पोस्टर पर नया विवाद हो गया है। मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर में श्री राम और लक्ष्मण को बिना जनेऊ दिखाने पर पूरा विवाद है। माता सीता की मांग में सिंदूर भी नहीं दिखाने का आरोप लगाया गया है। ये वही पोस्टर है जिसको लेकर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। फिल्म आदि पुरुष के नए पोस्टर में श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान के किरदार नजर आ रहे हैं, जिसे खुद फिल्म का मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर प्रभास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। अब इस पोस्टर पर ही मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और एक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। केस दर्ज कराने वाले मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट आशीष राय और पंकज मिश्रा का आरोप है कि पोस्टर में हिंदुओं की धार्मिक आस्था का अपमान किया गया है। आरोप है कि पोस्टर में श्री राम और लक्ष्मण को बिना जनेऊ धारण किए दिखाया गया है। वहीं माता सीता का किरदार निभा रही कृति सेनन भी पोस्टर में बगैर सिंदूर के खड़ी नजर आ रही हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों ने ऐसा जानबूझकर किया है। वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस पोस्टर से धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। कल बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी ने देश भर में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया है। 7 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। कल बीजेपी 43 साल की हो जाएगी। इस दिन को धूमधाम से मनाने के लिए खास तैयारियां की हैं। संसद भवन में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े के साथ बैठक की और कार्यक्रम पर फाइनल मुहर लगाई। पीएम मोदी कल सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी पीएम के भाषण की स्क्रीनिंग 10 लाख स्थानों पर करने वाली है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर झंडा फहराएंगे और पीएम मोदी के संबोधन के बाद वॉल पेंटिंग, राइटिंग की शुरुआत करेंगे। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी के नारों को दीवारों पर लिखेंगे। कल से 14 अप्रैल तक पार्टी ने सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए संबोधन रखा गया है। सुबह सुबह कल प्रधानमंत्री 9:45 बजे देश भर के 8,30,000 बूथ के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और पन्ना प्रमुखों से संपर्क करेंगे और उनको आगे का एक रास्ता देंगे कि पार्टी को किस दिशा में बढ़ना है।
और आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में ईमानदारी के साथ चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि का जिक्र किया। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए इस सरकार के समय आवेदन किया। पूरी ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आपका चयन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व सरकारों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि अयोग्य को आयोग की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल में है। दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। सीएम योगी ने चयनित कर्मियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में शासन की नीतियों के आधार पर कार्य करना बड़ी जिम्मेदारी है। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास में जनता दरबार लगाया और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और समस्याओं से जल्द निजात दिलाने का भरोसा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्याएं बताईं। जनता दरबार में आए हर एक शख्स से सीएम योगी ने मुलाकात की। इनमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों ने अपनी समस्याएं पत्र में लिखकर सीएम योगी को सौंपी। सीएम योगी ने शिकायतों से संबंधित इलाकों के अधिकारियों को आदेश देते हुए लोगों की समस्याओं को जल्द हल करने को कहा। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें तहसील और राजस्व से जुड़ी थीं, जिनके समाधान का सीएम ने भरोसा दिलाया। सिर्फ सीएम के जनता दरबार में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बीजेपी दफ्तर में भी जनता की समस्याओं को सुनने और उनके निवारण की तैयारी की गई है। आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के शेड्यूल तय किए गए हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर में भी सीएम योगी ने जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी। साल 2017 में सीएम बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के जरिए लोगों से मिलते रहे हैं। यूपी के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सीएम योगी के प्रयासों का असर दिखने लगा है। राज्य के 11 उत्पादों को इस साल जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है, जिसकी क्वालिटी और अन्य विशेषताओं के लिए जियोग्राफिक इंडिकेशन को जिम्मेदार माना जाता है। काशी ने एक बार फिर जीआई के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और यहाँ के 4 नए उत्पाद जीआई की झोली में है। इस साल गर्मी में बनारसी लंगड़ा आम जीआई टैग के साथ दुनिया के बाजार में दस्तक देगा। इसके साथ ही बनारसी पान, रामनगर भंटा और आदमचीनी चावल को जीआई टैग मिला है। योगी सरकार के प्रयास से इस साल यूपी के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें 7 उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी शामिल हैं। ये उत्पाद हैं अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, मुजफ्फरनगर का गुड़, नगीना का वुड कार्टिंग, संत कबीर नगर में बखीरा का ब्रासवेयर, बांदा का पत्थर क्राफ्ट और प्रतापगढ़ का आंवला। बनारसी ठंडाई, लाल भरवा मिर्च और तिरंगा बर्फी भी जीआई टैग हासिल करने की कतार में शामिल है। आने वाले समय में नाबार्ड जीआई उत्पादों को और आगे ले जाने के लिए कई योजनाएं शुरू करने जा रहा है, जिसका बड़ा लाभ इससे जुड़े किसानों और उद्यमियों को मिलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज का मौका बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक है। भारतवर्ष का अभिमान पद्म भूषण संत चिन्ना जीयर स्वामी, जी हां, श्री त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज श्री चिन्ना जीयर स्वामी को आज पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। देश विदेश में समानता का संदेश देने वाले श्री चिन्ना जीयर स्वामी को यह सम्मान समाज सेवा में उनके अनवरत योगदान के लिए दिया जा रहा है। रामानुजाचार्य की परंपरा के सिद्ध गुरु श्री चियर स्वामी वैष्णव धर्म और वेद वेदांत के माध्यम से न सिर्फ मानवता के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि जाति, लिंग और भाषा का भेद किए बिना वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उस समर्पण को सम्मान का आज दिन है।
उनके मठ और मठ की ओर से संचालित संस्थाओं में किसी से नहीं पूछा जाता कि उनकी जाति क्या है। समानता का संदेश, मानवता के धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश, और आज इन कोशिशों को सम्मान मिलने का दिन है। हमारे सहयोगी आमोद कुमार इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमोद, जिस सिद्धांत को लेकर श्री चिन्नाजीयर स्वामी आगे बढ़ रहे हैं, आज उसके सम्मान का दिन है। यह मौका निश्चित तौर पर सभी के लिए बहुत खास होगा। निश्चित तौर पे देखिए समीर, श्रीमंत चिन्ना जीयर स्वामी जी को जो आज सम्मान दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये उसके हकदार काफ़ी सालों से थे, लेकिन ये बात सत्य है कि अब उनके इस विशिष्ट कार्यों को चिन्हित किया गया है, पहचाना गया है कि निश्चित तौर पे जीयर स्वामी जी जो काम कर रहे हैं ये काफ़ी पहले रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, और इसलिए उनको स्पिरिचुअल कैटेगरी में भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड देने का फैसला लिया था, और आज उससे सुशोभित किया जाएगा। उनको राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर में उनको सुशोभित किया जाएगा उस पदक से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस तरह से उन्होंने समाज में परिवर्तन या बदलाव के लिए काम किए हैं वो सामान्य बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं समीर की, त्रिदंडी स्वामी आमतौर पे कभी भी विदेश नहीं आते थे, समुंदर नहीं लांघते थे, लेकिन इन्होंने उस परंपरा को भी तोड़कर वैदिक शिक्षा को और हमारे धार्मिक मान्यता को विदेशों में पहुंचाने के लिए भी काम किया, और विदेशों में गए जहां जाकर उन्होंने अपने धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किया और वैदिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि निश्चित तौर पे वो जितने स्पिरिचुअल हैं उतने ही सोच में कहीं ना कहीं मॉडर्न भी हैं, और अपने कार्यों के लिए जाने जाने वाले चिन्नाजीयर स्वामी जिस तरह से पिछले साल उन्होंने अपने रामानुजा संप्रदाय के सबसे बड़े आदर्श के लिए एक बड़ा सा स्टैचू बनवाया जो 208 वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट सीटिंग स्टैचू है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि डेडिकेशन किस कदर है उनका अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, और उसको लेकर वो दिन रात कैसे लगे हुए हैं। समीर, बिल्कुल सही आपने आमोद कहा, और श्री चिन्नाजीयर स्वामी जो है वो हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता के सिद्धांत की बात करते हैं, मानवता के धर्म को यानी इंसानियत को आगे रखने की बात करते हैं। अगर इन सिद्धांतों पर अमल किया जाए आज की तारीख में आमोद, तो कितना कुछ बदल सकता है, कितने अच्छे बदलाव आ सकते हैं हमारे समाज में, जिसकी आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए समीर, दक्षिण भारत में सबसे पहले इक्वलिटी पर जोर दिया गया उस दशक में जब हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में उतना जोर नहीं था, और जिस तरह से रामानुजाचार्य ने इक्वलिटी की बात उस समय की थी, और ब्राह्मण से अलग दूसरी बिरादरी के लोगों को भी वेद पढ़ने का चलन उन्होंने शुरू कराया, मंदिर में आकर पाठी बनने का चलन उन्होंने शुरू कराया, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चिन्नाजीयर स्वामी जी भी वही प्रक्रिया चलाते हैं। और उनके वैदिक स्कूल में आने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण के पुत्र हों, आप एक विद्या ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले कोई भी विद्यार्थी वहां जाकर वेद का अध्ययन कर सकता है, बशर्ते वो अपने पूरे ढंग से वेद पाठी बनने के लिए तैयार हो। और ये एक अपने आप में एक आमूल-चूल बहुत बड़ा बदलाव था उस पूरे संप्रदाय के लिए। तो ये अपने आप में जो बदलाव है उसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लगातार चिन्नाजीयर स्वामी, और आज की तारीख में जो एक बदलता समाज है उसमें उसको और कैसे मॉडर्निटी के साथ लागू किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं और मॉडर्निटी से दूर भागना नहीं। तो ये एक उनका सबसे सामंजस्य बिठाकर चलने की जो कला है, और जाति लिंग भेद से परे समाज की परिकल्पना की गई है। इंसानियत के धर्म को, मानवता के धर्म को आगे बढ़ाने की बात हमेशा श्री चिन्नाजीयर स्वामी की तरफ से की गई है, और उनकी इस सोच को, उनके इस विचार को, उनके इस सिद्धांत को, उनके तमाम कार्यों को आज बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है जब पद्म भूषण से उन्हें नवाजा जाएगा। इसीलिए मौका बहुत खास है, ऐतिहासिक है। इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन हो रहे हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।